लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। इसके लिए एनडीए के सभी दलों के नेता शाम 7:45 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां फैसला एनडीए की पहली बैठक में लिया गया। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। एनडीए की मीटिंग पीएम आवास पर 1 घंटे तक चली। 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पे और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना बीजेपी का सरकार बनाना मुश्किल है। तो वहीं आज इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी क्या सरकार बनाने में सफल रह पाती है, और अगर सरकार बनाती है तो किन किन मुद्दों को उनको सामना करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी पार्टियां अपने अपने मुद्दे रख सकती है और किन मुद्दों पे जो है सहमति बन पाएगी। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव रहेंगे पुष्पेंद्र कुमार सिंह। तो बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल तो किया है, सबसे बड़ी पार्टी भी है, लेकिन अभी भी बहुमत के अकेले बहुमत हासिल नहीं किया है और जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद में है। हालांकि अभी इस बीच एनडीए की भी मीटिंग होनी है और तमाम जितनी भी शर्तें हैं उस पर बातचीत होगी। क्या कुछ फैसला रहेगा, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, इन सब चीजों पे चर्चा भी होनी बाकी है। तो तमाम जितने भी घटक दल हैं एनडीए के वो इस मीटिंग में शामिल हुए। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव रहेंगे पुष्पेंद्र कुमार सिंह। आपको बता दें इस लोकसभा चुनाव में 240 सीटें बीजेपी को मिली है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास महज 99 सीटें हैं। सपा को 37, टीएमसी को 27, तो वहीं टीडीपी को 16, जेडीयू को 12 सीटें हासिल हुई है। बात कर ली जाए डीएमके की तो 22 सीटें उनके खाते में आई हैं। 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिनमें से कि 542 सीटों पर मतदान हुए हैं और इनमें एनडीए गठबंधन की अब सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये राजनीति है और कुछ भी हो सकता है इस दौरान। तो एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है इस लोकसभा चुनाव में। अकेले बीजेपी जो नारा देते आ रही थी कि 400 पार इस बार, वो तो दूर दूर तक कहीं भी आंकड़ा छूते हुए नजर नहीं आई। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो गया। तो एनडीए की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम दलों के नेता शामिल हुए हैं जो भी एनडीए के साथ थे। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, कौन कौन से ऐसे नेता थे जो इस बैठक में शामिल रहे? जी बिल्कुल, आज दिल्ली में 4 बजे पीएम आवास में एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो मुख्य रूप से वहां पर मौजूद है, तो उनके अलावा चिराग पासवान भी वहां पर पहुंचे और जो वहां पर रणनीति हुई, जो बातें निकलकर वहां पर सामने आई, वो वहां पर एनडीए से नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है और सबने अपनी सहमति से वहां पर प्रस्ताव रख दिया है और जिस प्रस्ताव पर मोहर भी लग चुकी है और नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब वो शाम 7:45 पर राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा यहाँ पर वो पेश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि उनके खाते में 16 सीटें हैं और 16 सीटें मायने रखती हैं और
वो अपने जो उनके प्रस्ताव होंगे किस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी, ये बाद की बातें होंगी। हालांकि फिलहाल जो एनडीए के सभी नेता हैं, सब ने मान लिया है कि उनके नेता नरेंद्र मोदी हैं, और इस वजह से अब जो इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ रणनीति हो सकती है, वो देखने वाली बात हो गई। जी, इस समय जो सबसे ज्यादा बहुमत का आंकड़ा मिला है वो बीजेपी सरकार को मिला है और एनडीए के पास 292 सीटें हैं। तो वहीं बात कर ली जाए इंडिया गठबंधन की तो 234 सीटें उनके पास है। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है अगर तमाम घटक जो दल हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा मिले हैं टीडीपी को 16 सीटें हैं, जिसके बाद जेडीयू की पार्टी है 12 सीटों के साथ। अगर ये दो दल भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं, बावजूद इसके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल जो अभी बैठक हुई थी, एनडीए की जो बैठक हुई थी, उसमें तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए के जितने भी नेता हैं वो एनडीए से दूर नहीं जाने वाले, और सबकी सहमति से नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है, और इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि सभी नेता मंजूर हैं। कोई नेता एनडीए से दूर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह ही जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं एनडीए में हूं और एनडीए की बैठक में मैं जा रहा हूं। तो अब किसी तरह का कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है वो अलग बात है। लेकिन ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि एनडीए ही सरकार बना रही है, और एनडीए सरकार बनाने का दावा आज 7:45 पर राष्ट्रपति भवन में पेश करेगी। अब आगे की रणनीति क्या कुछ होगी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने भी 8 तारीख में अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है, उस बैठक में उनकी अलग चर्चा होगी। लेकिन अब यहाँ पर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरह का कोई जो मामले हैं वो निकलकर नहीं आ सकते कि अब सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि तस्वीर साफ हो चुकी है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का परचम लहराया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति अब की बार भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली है, उस पर खुद बीजेपी को मंथन करना चाहिए। बीजेपी को सब लोगों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कहां उत्तर प्रदेश में चूक देखने को मिली, आखिर इतनी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों होगी। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, जो रणनीतिकार है उन्होंने बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे जो बड़बोलेपन के शिकार हुए, जनता ने उनको ठुकरा दिया। अगर अमेठी की बात करते हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी ने जो शुरू से ही राहुल गांधी को टारगेट किया हुआ था, राहुल गांधी पर वो शुरू से ही हमलावर रही। जब अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली चले गए तो वहां पर भी इतना कह दिया कि राहुल गांधी डरकर भाग गए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा था कि राहुल गांधी बेशक रायबरेली चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट जो भी यहां से होगा वो स्मृति ईरानी को जरूर हरा देगा। और ऐसा ही हुआ। के एल शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने स्मृति ईरानी को वहां पर हरा दिया। क्योंकि आज एनडीए की बैठक में इस तरह की चर्चाएं तो खैर नहीं हुई, क्योंकि जो हार थी उसको भूलकर सभी ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया, नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी नई सरकार बनाने के लिए। बदले में नरेंद्र मोदी ने भी सभी जो एनडीए के नेता थे उनको भी अच्छे से उनका स्वागत किया गया। जैसी एयरपोर्ट से तस्वीर आ रही थी, चंद्रबाबू नायडू का अच्छे से स्वागत किया गया। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के पास बहुमत है, जिन लोगों के पास सीटें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं जेडीयू की, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अब 12 सीटों में से नीतीश कुमार क्या कुछ अपनी मांग नरेंद्र मोदी के सामने एनडीए की मीटिंग में उन्होंने रखी होंगी। उनको आखिर कैबिनेट में क्या चाहिए, कितने मंत्री उनको चाहिए, किस जगह के लिए उन्होंने चर्चा में अपनी बात रखी। हालांकि जीतन राम मांझी जो बिहार के नेता हैं, उन्होंने भी मंत्री पद के लिए अपनी तरफ से उम्मीदवारी दावी की है कि उनको भी एक जगह मंत्री पद के लिए चाहिए। लेकिन चिराग पासवान जो 5 सीटें जीतकर, उन्होंने 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर ही उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से अब की बार भूचाल आया है वो देखने वाली बात है। जी, नरेंद्र मोदी की जो एक छवि है वो काफी कट्टर नेता के रूप में रही है। अपनी बातों से जल्दी हिलते नहीं है नरेंद्र मोदी। ऐसे में जो तमाम दल हैं, जो छोटे दल हैं, टीडीपी की बात कर ली जाए, जेडीयू की बात कर ली जाए, इस समय इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है सरकार बनाने को लेकर। तो ऐसे में ये अपनी कई सारी मांगे जो है सरकार के सामने रख सकते हैं। तो क्या कुछ टीडीपी ने जैसे कि अपने मैनिफेस्टो में कहा कि वो मुस्लिम आरक्षण जो है नौकरियों में देंगे, 4% आरक्षण की बात की थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। तो ऐसे में क्या ये बात
अपनी मैनिफेस्टो की बात वो अगर नरेंद्र मोदी के सामने रखते हैं, बीजेपी के सामने रखते हैं, तो क्या उनका इन सब बातों पे उनकी सहमति बन पाएगी? क्या लगता है आपको? अरे तो एक बार सवाल दोहरा दीजिए। जी देखिए, इस समय जितने भी तमाम जो छोटे दल हैं वो काफी अहम हो जाते हैं सरकार बनाने के लिए, बीजेपी के लिए। बात मानते हैं आप? जी। ऐसे में जो छोटे दल हैं, चाहे वो जेडीयू की बात कर ली जाए या टीडीपी की बात कर ली जाए, टीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि हम नौकरियों में 4% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे, और अगर यही बात वो बीजेपी के सामने रखेंगे तो क्या नरेंद्र मोदी की सहमति इन बातों पे बन पाएगी? देखिए, मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि जो अभी एनडीए की बैठक हुई है, अगर इस तरह की कोई बात होती तो चर्चाएं बनती, उस बात की अंदर से बातें निकल कर आती कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इस तरह की बात नरेंद्र मोदी के सामने रखी गई है, मुस्लिमों को 4% चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है, अपने मैनिफेस्टो में 4% आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात कही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब स्थिति बदल चुकी है, अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। क्योंकि जो पहले आकलन लगाया जा रहा था, जिस हिसाब से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, जिस हिसाब से एग्जिट पोल में 300 प्लस 350 400 तक बीजेपी को पहुंचा जा रहा था, तो उस हिसाब से अलग चीजें थी। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, जो सीटें आई हैं, उस हिसाब से अब दोनों ही पक्ष आपस में समझौता करके ही आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मैनिफेस्टो में क्या कुछ लिखा था चंद्रबाबू नायडू में, वो अपने आगे के लिए बिल्कुल उन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे, क्योंकि उनको भी आंध्र प्रदेश में आगे की राजनीति करनी है और आगे के लिए भी चीजों को बनाकर रखना है। वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका भी फायदा उठाना है। अब फिलहाल ऐसी कोई बात एनडीए की तरफ से निकलकर नहीं आ रही है, क्योंकि अब दूसरी बात हम यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और एनडीए में जितने भी दल हैं वो सब मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मायने रखती है, एनडीए के जो बाकी दल हैं उनकी बातों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी दल निकलकर बाहर जाता है तो बेशक भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा हो, लेकिन सरकार कमजोर हो जाएगी। और जब सरकार कमजोर हो जाती है तो विपक्षी दल उस चीज का फायदा उठाने लगता है। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जब सदन में किसी तरह का प्रस्ताव पास किया जाता है तो विपक्ष अगर उस चीज का विरोध करता है तो वो पास नहीं हो पाता। तो इस कमजोरी से बचने के लिए जरूर जो और भी दल है उनको भी जोड़ने की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। जो 17 निर्दलीय उम्मीदवार है उन पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने की कोशिश जरूर करेगी। हालांकि हो सकता है कि अंदर खाने में किसी तरह की कोई बात चल रही हो, उनको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश जारी हो। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे सुबह से चर्चाएं चल रही थी कि इंडिया गठबंधन भी अपना दावा ठोक रहा है कि वो भी सरकार बना सकता है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति तो फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एनडीए की तरफ से सभी ने समर्थन दे दिया है और एनडीए में अब सरकार बनाने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी आज ही पेश करेगी। तो अब वो किस चीज को लेकर मंथन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक आखिर किस लिए चल रही है, वो एक बार साफ हो जाए तो आगे की तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के वो नेता हैं, उन पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अब की बार वो एनडीए में आए थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि बेशक मैं अब तक दूरी बनाकर रहा था, लेकिन मैं अपने घर वापस आ चुका हूं और अब के बाद मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि 20 साल का दोनों का गठबंधन था और अब की बार ऐसा नहीं है कि अब की बार शामिल हुए, कई बार वो जाते भी रहे हो, आ भी गए हो। अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उनके साथ भी कुछ नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच जो तीखी नोकझोंक पहले होती रही थी, उसका भी सीधा सा यही रिजल्ट है। लेकिन उन्होंने भी सुबह क्लियर कर दिया था कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं और मैं कहीं नहीं जाने वाला। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने भी साफ कर दिया था कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। और इस चीज का एक कारण यह भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश में जो सरकार बनी है वहां पर टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अब दोनों के बीच अगर किसी तरह की खींचतान होती है, नोकझोंक होती है, तो वहां के गठबंधन पर भी असर पड़ेगा और जो वहां की सरकार बनी है वहां पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए ये दोनों तो फिक्स हो चुके हैं कि टीडीपी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जाने वाली। जी नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक शेर की तरह है और ऐसे में जो सहयोगी दल है, ऐसा लगता है कि जैसे शेर को पिंजरे में कैद कर लिया हो। जी लगता है कि नहीं? ऐसे में क्या लगता है कि सहयोगी दल की क्या अपेक्षाएं हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा तो बिल्कुल फिलहाल की स्थिति में नरेंद्र मोदी को लोगों की जो अन्य दल के जो नेता हैं उनकी बात भी
माननी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही वो कहता आई है मोदी की गारंटी। अब की बार भी बेशक सीटें कम आई हैं, लेकिन सबसे पहले शब्द जो उनके थे वो यही थे कि मोदी की गारंटी हमेशा रहेगी। जो उन्होंने वादे किए हैं वो हमेशा वो जनता के लिए पूरा करते रहेंगे। और चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि कल जैसे ही नतीजे आए थे और नतीजे उनके हिसाब से वो नहीं आए जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, उसके बाद भी चिराग पासवान बिहार से सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हैं कि हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। क्योंकि जो बिहार की राजनीति है, बिहार में 5 सीटों पर चिराग पासवान लड़े थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने सबसे अलग जो चिराग पासवान की वहां पर तारीफ की थी, उससे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है और वो भी कहीं नहीं जाने वाले। अभी आपने जो बात कही थी कि नरेंद्र मोदी एक शेर जैसे नेता है और अभी वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्योंकि सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा। इतनी सीटें हैं नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास खुद बहुमत का आंकड़ा होता, इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होती, तो वो बिल्कुल निडर होकर अपने तरीके से सरकार बनाने की कवायद को शुरू कर देती। लेकिन अभी यह है कि एनडीए के साथ मिलकर वो सरकार चलाना चाहती है, तो वो आगे के लिए 5 साल के लिए कैसे काम करना है उन चीजों पर तो चर्चा करनी पड़ेगी और सभी से बनाकर बात रखनी भी पड़ेगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी वो निराश नहीं कर सकते, ना ही वो नीतीश कुमार को निराश कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार अगर निराश होते हैं तो वो कभी भी पाला बदल लेते हैं। वो एक ऐसा नेता है, हालांकि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के बारे में मैंने बताया, वो कहीं नहीं जाने वाले और चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा है वो भी कहीं नहीं जाने वाले। अगर हम नीतीश कुमार की सीटों को निकाल दें तो भी इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा। बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर पड़ जाएगी। सरकार ऐसे कौन कौन से दावों के साथ अपनी सरकार बना सकती है बाकी सहयोगी दलों के साथ मिलकर? जी बिल्कुल, जैसा आज शाम को राष्ट्रपति के सामने वो सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं, तो उस हिसाब से अभी इस तरह के तो कोई बातें नहीं है कि क्या दावे रहेंगे, क्या कुछ आगे की बातें रहेंगी। बस अभी तक जो स्थिति है वो इतनी ही साफ हो पाई है कि एनडीए के जितने भी दल हैं वो राजी हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और एनडीए के जो सबसे बड़े नेता हैं वो भी नरेंद्र मोदी बने। तो इस चीज पर किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सबने सहमति जताई है। और सहमति जताने के बाद ही अचानक से जो चीजें साफ हुई हैं कि आज ही हमें सरकार बनाने का दावा पेश करना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पार्टी का इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, हालांकि उनके पास टाइम भी था, लेकिन टाइम वो इसीलिए नहीं लेना चाहते कि गठबंधन में किसी तरह की नोकझोंक हो या कोई नेता पार्टी छोड़कर चला जाए, वो इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाए। तो इस चीज में बिल्कुल वो देर नहीं करना चाहते और आज ही सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति के सामने वो पेश करने वाले। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते थे। ऐसे में अब उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति क्या सहयोगी दलों से बन पाएगी? अब क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार बनती भी है तो क्या वो देश में लागू कर पाएंगे? क्या कुछ मुश्किलें उनके सामने आएंगी? देखिए, अब बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो भी भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कोई नया कानून या कोई नया प्रावधान या जो आपने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जो कानून बनाने को लेकर बात करेगी या कोई इस तरह का प्रस्ताव लेकर आएगी, अब सरकार उस हिसाब से इतनी मजबूत नहीं रहेगी जितनी 2019 के बाद सरकार रही। क्योंकि वो जो भी प्रस्ताव लाते थे तो वो अपने हिसाब से पास कर देते थे। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की खराब हुई है उससे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और कुछ सपा के जो 37 सांसद हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। अब विपक्ष के साथ मिलकर ही सरकार चलानी पड़ेगी और सबकी सहमति होनी भी जरूरी है कि किसी तरह का जो प्रस्ताव आए उस पर सभी जो संगठन है, जो दल हैं, उनकी सहमति उस पर बने। तो अब की बार शायद जो अखिलेश यादव हैं वो भी एक बड़ी पार्टी फिलहाल बन चुके हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं और उसके अलावा जो टीएमसी है वो तीसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इतनी सीटें निकाली। हालांकि वो इतनी सीटें नहीं निकाल पाए जो अपनी सरकार बना सकते थे, इनके बराबर खुद अकेले भारतीय जनता पार्टी ने सीटें निकाली। जी देखिए, अभी कांग्रेस अध्यक्ष का मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया है कि हमारे गठबंधन में सभी का स्वागत है। इस बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इस बयान का सीधा सीधा यही अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है कि
हमारी तरफ से सभी के लिए स्वागत है, जिसको आना है वो आ सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में वो अगर किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं तो कितने सांसद वो ला सकते हैं सरकार बनाने के लिए, तो इसमें उनको नहीं मिल पाएंगे। तो वो बिल्कुल समझ चुके हैं कि अब इस तरह की गठजोड़ की राजनीति करना बेकार है और हमें विपक्ष की भूमिका में फिलहाल रहना पड़ेगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार किसी तरह की कोई गलत रणनीति देश के अंदर लेकर आती है, हमें उसका विरोध करना है। विपक्ष की भूमिका में अब इंडिया गठबंधन रहेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी अब जो बाकी दल हैं वो आपस में मिलजुल कर रह पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। क्योंकि आज जो 1 जून में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी जो इंडिया गठबंधन में मौजूद थे, उसमें खुद ममता बनर्जी नहीं पहुंची थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं बेशक इस बैठक में नहीं मौजूद रहूंगी, लेकिन मैं दिल से इसी बैठक में रहूंगी। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाए जा सकते हैं कि जो ममता बनर्जी ने उस टाइम पर दूरी बनाई थी वो कहीं ना कहीं अब साफ दिखाई दे रही है। हालांकि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो आज जरूर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचे हैं और क्या कुछ बातें वहां पर निकलकर सामने आएंगी वो देखने वाली बात होगी। जी, बीजेपी ने एक बात ये भी कही थी कि 1 नेशन 1 पोल, एक नेशन होगा और एक ही चुनाव होगा। अब ये कहां तक संभव लग रहा है आपको कि क्या इस तरह का कोई कानून लागू हो पाएगा? देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जो कहती हुई नजर आ रही थी कि अब की बार 400 पार, अगर ऐसा होता तो वो अपने तरीके से जो भी कर सकते थे कि नया प्रस्ताव लेकर आते, वो देश के हित में क्या कुछ करते वो आसानी से कर लेते। लेकिन अब अगर विपक्ष इस चीज का विरोध करता है तो वो वहां पर अटक जाएंगे और उनके प्रस्ताव पास नहीं हो पाएंगे। तो बस यही अब की बार कारण है कि सरकार जो कमजोर बनती हुई नजर आ रही है और कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार तो एनडीए बना चुकी है, लेकिन सरकार बनाने के बाद जो और तरह की जो गतिविधियां हैं, जो और तरह के प्रस्ताव होते हैं, जो सदन में पास करने होते हैं, उन पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जी, सबसे बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को वो यूपी से हुआ है। तो ऐसी क्या नीतियां रही बीजेपी की जो वहां पे सफल नहीं हो पाई? बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है उसके कई कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तो सबसे पहला कारण हम यह भी मान सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनका बड़बोलापन उनको वहां पर हार दे गया और जनता ने उनको वहां पर अच्छे से हराया। क्योंकि अगर हम अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में पहले ही मैंने बताया था कि वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को शुरू से ही टारगेट करते हुए नजर आए और हारे हुए प्रत्याशी के साथ जनता की सहानुभूति ज्यादा होती है और पहले से आकांक्षा लगाई जा रही थी कि वहां पर राहुल गांधी जीत सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो रायबरेली चले गए तो भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा। स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, उनको पहले से ही हार का डर था। लेकिन अब की बार वहां की जनता ने स्मृति ईरानी को आईना दिखाने का काम किया है, बीजेपी को वहां पर आईना दिखाने का काम किया है और भारी बहुमतों से जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं केएल शर्मा, वो वहां पर जीतते हुए नजर आए हैं। क्योंकि कई तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर निकलकर सामने आ रहे थे। अमेठी के अलावा वो रायबरेली पर भी सवाल उठा रहे थे कि अमेठी तो कांग्रेस हारेगी, साथ में अब की बार रायबरेली भी हार जाएगी। क्योंकि रायबरेली से पहले 4 बार से मौजूदा सांसद सोनिया गांधी रही हैं और वो एक सुरक्षित सीट थी जहां पर राहुल गांधी को अब की बार उतारा था। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब की बार उत्तर प्रदेश में चल गया और वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हार गए, जिनको कभी ये नहीं कहा जा सकता था कि इनकी सीट पर मजबूती कम पड़ सकती है। हालांकि पूर्वांचल में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस रहा और वहां पर जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार की, पहले उन्होंने कभी नहीं की होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 4-4, 5-5 जनसभाएं पूर्वांचल में की। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ और जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे वो भी पूर्वांचल में इकट्ठा हो गए। उसके बावजूद भी अगर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व और रणनीति में कमी रही है। क्योंकि कई सीटें ऐसी रही, अगर हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में जो बाहुबली नेता है धनंजय सिंह के समर्थन देने के बाद भी वहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट नहीं निकाल पाई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता तक भारतीय जनता पार्टी की बातें जो थी वो नहीं पहुंची। सपा ने काफी सीटें वहां से यूपी से हासिल कर ली हैं। सपा और कांग्रेस की जो सीटें रही हैं, हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में भी 5 सीटें जो हैं कांग्रेस जीतने में सफल रही है। हालांकि दिल्ली में तो बीजेपी ही जो है 7 सीटों पे काबिज रही है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी कांग्रेस की नीतियां रही हैं या समाजवादी पार्टी की नीतियां रही हैं जो उनकी सफल हो गई लेकिन बीजेपी की सफल नहीं हो पाई हैं?
देखिए बिल्कुल कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अलग भी एक अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था और उस मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बातें लिखी थी शायद उनसे भी जनता पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एक तो सबसे पहले उन्होंने वही जो हर महीने महिलाओं को 8500 रुपए देने की बात कही थी कि 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे, उसके अलावा युवाओं को साल में एक जो सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और जो सरकारी नौकरी जिनके लिए नहीं थी उनके लिए 1 लाख रुपए ट्रेनिंग पीरियड में देने का वादा किया था। तो ऐसी कई तरह की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं जनता पर इफेक्ट डाल गई और उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के साथ साझेदारी रही इस बात का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो पूर्वांचल है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और अब की बात जिस हिसाब से अनुमान लगाए जा रहे थे, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1-2 सीटें ही जीत सकती हैं जो इनकी खुद की सीटें हैं, लेकिन जिस हिसाब से सीटों का चयन किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिस हिसाब से प्रत्याशियों को उतारा गया, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि खुद जहां से कन्नौज से पिछली बार डिंपल यादव हार गई थी वहां पर खुद अब की बार अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष ये बात यूपी में समझाने में काबिल रहा, मतलब सफल रहा है कि आरक्षण अगर बीजेपी दोबारा आती है तो आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मैसेज जो है यूपी के लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा SC ST की बात कर ली जाए चाहे OBC कैटेगरी की बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा जो आरक्षण है वो यूपी में देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष जो है ये मैसेज लोगों तक समझाने में कामयाब हो गया कि अगर बीजेपी 400 पार तय कर लेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। नहीं बिल्कुल, देखिए जो शुरू से ही जिस दिन पहले चरण का मतदान हुआ था उससे ही एक तो सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को लेकर बात करनी शुरू कर दी, उसके अलावा राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया था और आरक्षण का जो मुद्दा था ये 7 चरणों तक बना रहा और यही चरण उत्तर प्रदेश के अंदर भी और कई जगह हावी रहा। लेकिन जो मोदी जी शुरू से ही कहते आए कि कांग्रेस पार्टी SC और ST OBC का आरक्षण धर्म के नाम पर मुस्लिमों को दे देगी, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। क्योंकि ऐसा कुछ कांग्रेस पहले से कहती आई थी कि ऐसा कुछ हमने अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ना ही हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। तो एक ये कारण भी मुख्य हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता में, जो लखनऊ में प्रेस वार्ता हुई थी अखिलेश यादव की, उसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी आपको 5 किलो राशन दे रही तो हम 10 किलो राशन आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राशन और शासन की राजनीति में अब की बार जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल NDA की बैठक चल रही है और बीजेपी ने 240 के साथ जो है अब तक का सबसे ज्यादा मैंडेट जो है वो बीजेपी को मिला हुआ है और TDP और JDU के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद में लगी हुई है और जल्द ही जो है इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हालांकि किन मुद्दों पे जो है सहमति बन पाती है, किन मुद्दों पे नहीं बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।